पिछले कुछ समय से भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत कहने वाले कुछ बयान सुर्खियों में रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सुना है। तो क्या इन दावों में कोई सच्चाई है? आज हमारे पास 2014 से 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर कई स्रोत हैं और हम इन्हीं पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, और हमारा इरादा सिर्फ आंकड़े दोहराना नहीं, बल्कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर एक साफ तस्वीर बनाना है कि जमीनी हकीकत क्या है। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या है। तो सबसे पहले जो एक बड़ी तस्वीर उभरती है वो है अर्थव्यवस्था के आकार में, मतलब जबरदस्त इजाफा। हाँ, काफी बड़ा। सोचिए 2014 में लगभग 2.04 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाना। ये तो दोगुने से भी ज्यादा की छलांग है। हाँ, और इसी दौरान भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी पायदान पर आ गया, यूके, फ्रांस, जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए। ये अपने आप में काफी अहम बदलाव है। बिल्कुल, और ये सिर्फ आकार की बात नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि स्रोतों के मुताबिक 2014 से 2025 के बीच जो औसत विकास दर रही वो 6.1% थी। 6.1%। हाँ, और इस दौर में ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रफ्तार थी। लेकिन ये सफर बिल्कुल एक सीधी लकीर जैसा नहीं रहा। इसमें कई अहम मोड़ और कह सकते हैं झटके भी आए। सही कहा, जैसे 2016 की नोटबंदी। हाँ, और फिर 2017 में जीएसटी का लागू होना। स्रोत बताते हैं कि इनका तात्कालिक असर तो पड़ा, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र और छोटे व्यवसायों पर। बिल्कुल, आंकड़े भी दिखाते हैं कि विकास दर थोड़ी धीमी हुई थी। 2016 के 8.3% से घटकर 2017 में 6.8% पर आ गई। वो एक बड़े बदलाव का दौर था अर्थव्यवस्था के लिए। हाँ, और उसके ठीक बाद 2020 में कोविड-19 का संकट आ गया। एक वैश्विक झटका था वो, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार उस साल अर्थव्यवस्था में आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई, -5.8%। बाप रे। लेकिन यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो है इसके बाद की वापसी, मतलब 2021 में 9.7% की वृद्धि दर। जबरदस्त वापसी। हाँ, ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में एक तरह का लचीलापन भी मौजूद है, जैसा कि इन दस्तावेजों में पता चलता है। इस पूरे दशक में स्रोतों में कुछ प्रमुख सरकारी नीतियों का भी जिक्र है, जैसे जनधन योजना। हाँ, जनधन, जिससे करोड़ों लोग पहली बार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े। फिर डिजिटल इंडिया और वो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डीबीटी। हाँ, डीबीटी ने सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों तक पहुंचाने में मदद की। बिल्कुल, और इसी दौर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब एफडीआई, उसमें भी बड़ा उछाल देखा। 2014 के 36 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 81 बिलियन डॉलर तक। हाँ, ये बड़ा आंकड़ा है। क्या स्रोत इन नीतियों और बढ़ते एफडीआई के बीच कोई सीधा संबंध बताते हैं? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं कहते कि इस नीति से इतना एफडीआई बढ़ा, लेकिन वो इन सुधारों, बढ़ते डिजिटलीकरण और निवेशक के बढ़ते भरोसे के बीच एक सकारात्मक माहौल बनने की तरफ जरूर इशारा करते हैं। अच्छा। साथ ही बुनियादी ढांचे पर जो बड़ा खर्च हुआ है, जैसे सड़कें, बंदरगाह, उसे भी एक अहम कारक माना गया है। शायद उससे व्यापार करने में आसानी हुई और निवेशकों का आकर्षण बढ़ा। ये तो हुई विकास और सुधारों की कहानी, लेकिन क्या स्रोत चुनौतियों पर भी बात करते हैं? क्योंकि अर्थव्यवस्था सिर्फ बड़े आंकड़ों का नाम तो नहीं है। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। स्रोत बेरोजगारी के मुद्दे पर ध्यान दिलाते हैं। इसमें काफी उतार चढ़ाव रहा है। हाँ, कोविड के समय तो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हाँ, कोविड लॉकडाउन के दौरान तो ये 26% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि अप्रैल 2025 में यह आंकड़ा 5% बताया गया है। तो काफी सुधार हुआ है। दर में सुधार है, लेकिन सिर्फ बेरोजगारी दर ही नहीं, स्रोत नौकरियों की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता जताते हैं। मतलब क्या अच्छी तनख्वाह वाली स्थिर नौकरियां बन रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और आय असमानता के बारे में क्या स्रोतों में इसका जिक्र है? हाँ, आय असमानता का बढ़ना भी एक ऐसी चुनौती है जिसे स्रोत नजरअंदाज नहीं करते। उनका कहना है कि जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ी है, वहीं अमीर और गरीब के बीच की खाई भी चौड़ी हुई है। तो ये सवाल उठता है कि विकास का फायदा कितना समान रूप से बट रहा है। ये पहलू समावेशी विकास के लिहाज से बहुत अहम हो जाता है। अगर हम मौजूदा स्थिति पर नजर डालें, मतलब 2024-25, तो स्रोत क्या कहते हैं? अभी के जो आंकड़े स्रोतों में हैं, वो बताते हैं कि विकास दर लगभग 6.5% है, जो अब भी काफी तेज है। हाँ, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर वो 3.3% के आसपास है, जो रिजर्व बैंक के तय लक्ष्य के दायरे में है। ये अच्छी बात है। और विदेशी मुद्रा भंडार भी 700 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है, जो एक तरह का सुरक्षा कवच देता है। और IMF, विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी, जैसा कि स्रोतों में उल्लेख है, भारत की विकास संभावनाओं को लेकर सकारात्मक दिख रही हैं। तो इन सब बातों को समेटे तो क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या अर्थव्यवस्था वाकई मृत है, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं? देखिए, इन तमाम स्रोतों से मिले तथ्यों और आंकड़ों को देखें तो मृत कहना तो हकीकत से बहुत दूर लगता है। हाँ, ऐसा लगता तो है। अर्थव्यवस्था ने पिछले दशक में जबरदस्त गति दिखाई है, बड़े झटकों से उभरने का लचीलापन दिखाया है
और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। हाँ, ये सच है कि महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, लेकिन जैसा हमने बात की, बेरोजगारी की गुणवत्ता और बढ़ती असमानता जैसी गंभीर चुनौतियां भी बनी हुई हैं। और बाहरी खतरे भी हैं। बिल्कुल, वैश्विक व्यापार में तनाव या जलवायु परिवर्तन जैसे बाहरी खतरे भी हैं। और स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि ये जो मृत अर्थव्यवस्था जैसे बयान है, ये शायद आर्थिक हकीकत का आईना ना हो सकता है ये किसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी या शायद व्यापारिक दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो। ये संभव है, और यहीं पर हमारे लिए एक अहम सवाल खड़ा होता है, जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। क्या? कि भविष्य में आर्थिक विकास को और ज्यादा समावेशी कैसे बनाया जाए, असमानता कम करने और अच्छी नौकरियों के अवसर बढ़ाने के लिए कौन सी नीतियां या कदम सबसे कारगर साबित हो सकते हैं, ताकि विकास का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये वो विचारणीय प्रश्न है जो इन स्रोतों के विश्लेषण के बाद मन में उठता है।